तो हमारी पहली टाइप है सेंटेंस कंप्लीशन। हम इसको सबसे पहले देखते हैं क्योंकि ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन के साथ मोस्टली आते हैं। तो इनको हम देखते हैं, उसके बाद जो है ना हम ट्रू फॉल्स वाले करेंगे। तो हम एक पैराग्राफ करेंगे जिसमें सेंटेंस कंप्लीशन भी होगा और ट्रू फॉल्स भी होंगे। तो फिर हमारे दो एक पैराग्राफ भी कवर हो जाएगा, दो टाइप भी कवर हो जाएंगी। उसके बाद जो है हम एंड पे जो है मैचिंग हेडिंग वाले देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में टाइप में होता क्या है कि आपके पास जो है सेंटेंसेस दिए जाते हैं जिनमें गैप्स होते हैं, और उन गैप्स को जो है आपने टेक्स्ट टेक्स्ट को पढ़ के जो है ना उसमें से वर्ड उठा के फिल करना होता है। अब अब इसमें क्या है कि वो कहता है कि ये जितना रीडिंग का टेस्ट है उतना ही आपका वोकेबलरी का टेस्ट है, क्योंकि अगर अच्छी वोकेबलरी नहीं होगी तो आपको समझ नहीं आएगा या सही वर्ड पिक करने में जो है आप मिस्टेक कर देंगे। तो इसमें अब स्किल क्या टेस्ट होती है कि आपकी सिनोनिम्स और पैराफ्रेजिंग की स्किल चेक होती है। क्योंकि जो हमारे पास सेंटेंस होगा जिसमें ब्लैंक होंगी, तो वो अब ये नहीं है कि एग्जैक्ट सेंटेंस आपको मिल जाएगा टेक्स्ट में। आपको जो है ना उसके उसमें जो सेंटेंस में वर्डिंग होगी उसके सिनोनिम्स से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, या पैराफ्रेज वर्डिंग जो है आपको वो आइडेंटिफाई करके ही आप जो है ना एग्जैक्ट टेक्स्ट ढूंढेंगे अपने पैराग्राफ में, और उसको फिर पढ़ के जो है ना आपने इसको फिल करना होगा। और इसमें हमारे पास दो स्किल चेक होती हैं, एक आपका ये सिनोनिम और पैराफ्रेजिंग है, और दूसरा जो है स्कैनिंग है कि आप कितना जल्दी जो है ना टेक्स्ट को स्कैन करके उसमें से मेन वर्ड को जो है उठा पिक कर सकते हैं और उसको फिल कर सकते हैं। तो इसमें कॉमन प्रॉब्लम क्या है? वैसे ये इजी टाइप है, इतने मुश्किल नहीं होते। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ट्राई टू मैच वर्ड इन द क्वेश्चन विद द एग्जैक्ट सेम वर्ड इन द रीडिंग टेक्स्ट। कि आप जो है जो आपने सेंटेंस जो क्वेश्चन पढ़ा आप उसी के अगर अकॉर्डिंग जो है टेक्स्ट में ढूंढ रहे हैं, इसी तरह की स्टेटमेंट मुझे मिल जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको जो है ना सिनोनिम देखने होंगे या पैराफ्रेज वर्डिंग जो है उसको पढ़ के जो है ना आइडेंटिफाई करना होगा कि इधर या इस पार्ट ऑफ जो टेक्स्ट है ना उसमें उधर से स्टार्ट हो रहा है मेरा ये ब्लैंक, या तो वो आपको स्कैनिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और सिनोनिम से अगर पैराफ्रेजिंग आपको नहीं समझ आती या नहीं अच्छे आप इसमें, तो आपको ये मसला आएगा इसमें। और इंस्ट्रक्शन अगर आप छोड़ रहे हैं, तो अगर आपने ये नहीं देखा कि एक वर्ड फिल करना था या दो वर्ड फिल करने थे, तो आप फिर तो सारे क्वेश्चन ही गलत हो जाएंगे। तो रीडिंग द टेक्स्ट बिफोर द क्वेश्चन। तो अगर कुछ लोग होते हैं जो टेक्स्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं और क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है, तो वो भी आपने काम नहीं करना। तो इसमें टिप्स क्या है कि सबसे पहले ये चेक करना है कि आपको कितने वर्ड फिल करने हैं। अगर दो वर्ड फिल करने हैं तो आप एक वर्ड भी फिल कर सकते हैं या दो भी कर सकते हैं, ठीक है, तीन नहीं कर सकते। इसी तरह अगर तीन वर्ड फिल करने हैं तो आप एक भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, जो कि अप्रोप्रिएट हो, उस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, तीन भी कर सकते हैं। तो हाँ, अलाउ, ठीक है। इसमें वही बात है कि आपको जो है ना वर्ड लिमिट लाजमी देखनी है। रिमेंबर दैट योर आंसर शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। तो जो वर्ड आप पिक करें ना लिमिट के अंदर, आपने अगर दो की लिमिट है, आपने एक वर्ड डाल दिया, तो आपने ये भी देखना है कि वो वर्ड जो है सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट कर रहा हो। और जब आप स्कैनिंग कर रहे होंगे तो आपको जो है ना सिनोनिम्स और पैराफ्रेजिंग को ध्यान में रख के जो है ना स्कैनिंग करनी है, क्योंकि उन्हीं सिनोनिम्स के थ्रू या पैराफ्रेज वर्डिंग के थ्रू जो है ना आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगी जहां से आपका टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा होगा। और फाइंड वेयर द आंसर इज लोकेटेड इन द टेक्स्ट बिफोर यू ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले आपने फाइंड करना है कि किस जगह पे जो है ना मेरा जो सेंटेंस कंप्लीशन वाला है ना क्वेश्चन, वो स्टार्ट हो रहे हैं टेक्स्ट में। फॉर एग्जांपल तीसरे पैराग्राफ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तीसरा वो लोकेशन ढूंढनी है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। अब ये नहीं कि आप पहले पैराग्राफ से पढ़ना शुरू कर दें सारे, सबसे पहले आपको लोकेशन ढूंढनी है। जब लोकेशन मिल जाए कि इधर से स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बाद जो है ना आपने उसको अच्छे से पढ़ना है, मैच करना है सेंटेंस के साथ। तो वो हम आगे टेक्निक देखते हैं। तो बाद में जो है ना मतलब सबसे पहले फाइंड करना है, उसके बाद जो है आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो रीड द क्वेश्चन बिफोर रीडिंग द टेक्स्ट। तो क्वेश्चन को जो है ना आपने जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सारे पहले पढ़ लें, उसके बाद जो है आप टेक्स्ट पे जाएं, और उसमें जो है ना टेक्स्ट टेक्स्ट को बाद में पढ़ें उस। तो द आंसर्स अपीयर इन द सेम ऑर्डर एज द क्वेश्चन। तो जो सेंटेंस कंप्लीशन वाले होते हैं ना उनमें जो है ना एक ऑर्डर फॉलो होता है। तो कुछ क्वेश्चन टाइप ऐसे होते हैं जिसमें ऑर्डर फॉलो नहीं होता, लेकिन जो सेंटेंस कंप्लीशन वाले हैं और
हमारे पास ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, जो आज हम दो करेंगे, उनमें ऑर्डर फॉलो होता है। स्ट्रेटजी फॉर सेंटेंस कंप्लीशन, इसकी क्या स्ट्रेटजी है कि आप इंस्ट्रक्शंस को लाजमी पढ़ें और वर्ड लिमिट जो है ना चेक कर लें, 2 वर्ड डालने हैं, 3 वर्ड डालने हैं। और उसके बाद क्या है कि आप इनकम्प्लीट सेंटेंसेस जितने भी आपके पास है ना, सबसे पहले उनको पढ़ लें। उनको पढ़ने के बाद ना उनमें आप मेन वर्ड हाईलाइट कर लें। मतलब जो की वर्ड्स होते हैं उनको हाईलाइट, उनको इस वजह से हाईलाइट करना है कि वो जो है ना आपने उनके फिर सिनोनिम्स जो है ना अपने माइंड में रखने हैं कि इसका क्या सिनोनिम हो सकता है इस वर्ड का। उस सिनोनिम्स के थ्रू जो है ना आपको स्कैनिंग में हेल्प होगी और स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प होगी। तो उसके बाद जो है थिंक अबाउट द वर्ड, ट्राई टू प्रेडिक्ट द आंसर। ठीक है, तो आप जब सेंटेंस पढ़ लेते हैं ना, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसमें क्या चीज़ आ सकती है या क्या चीज़ मुझे जो है ना टेक्स्ट में ढूंढनी है। वो हमें अक्सर जो है ना सेंटेंस पढ़ के समझ आ जाती है कि इसमें क्या चीज़ हम ढूंढेंगे। वो हम आगे देखते हैं कैसे आएगी। तो आगे सिनोनिम पैराफ्रेजिंग वो तो है ही है। लोकेट द इंफॉर्मेशन इज लोकेटेड बाय स्कैनिंग क्विकली। तो आपको जो है ना जब आप सेंटेंसेस पढ़ लेंगे ना सारे एक बार, उनमें उनको हाईलाइट कर लें, मेन वर्ड उनके सिनोनिम जो है अपने माइंड में बना लें, या प्रेडिक्ट कर लें इसमें ये चीज़ जो है ना इस सेंटेंस में मुझे ढूंढनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले सेंटेंस के थ्रू जो है ना जो पहला सेंटेंस होगा जिसमें ब्लैंक होंगे उसके थ्रू जो है आपको स्कैनिंग करनी है। जब आपको वो मिल जाएगा ना, उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंसेस होंगे वो उसके आगे ही होंगे, उससे पीछे नहीं होंगे। तो रीड द इनकम्प्लीट सेंटेंस अगेन। जब आपको वो पहले सेंटेंस की लोकेशन मिल जाए और उसको जो है उसके बाद जो है ना आप पहले जो सेंटेंस है उसको अच्छे से दोबारा पढ़ लें, और फिर उसको जो है रीडिंग जो टेक्स्ट है ना जिस 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 जगह पे आपने स्कैन किया उस टेक्स्ट को पढ़ें। फिर मैच करना है आपने कि जो आपने वर्ड उस टेक्स्ट में से उठाया वो सेंटेंस के को ग्रामेटिकली करेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अगर ग्रामेटिकली करेक्ट कर रहा है तो ठीक है, आपका आंसर ठीक है, आप फिर आप नेक्स्ट पे जो है मूव कर जाए। तो इसको हम प्रैक्टिस करते हैं अभी, उसके बाद हम ट्रू फॉल्स वाली प्रैक्टिस करेंगे। अब इस टेस्ट में जो है ना हमारे पास सेंटेंसेस भी हैं और हमारे पास जो है ट्रू फॉल्स भी हैं। तो पहले सेंटेंसेस करेंगे। अगर इस तरह का फॉर एग्जांपल आपने ये टेस्ट स्टार्ट किया ना, तो आप अगर ट्रू फॉल्स पहले कर रहे हैं तो आपको मुश्किलात आएंगी। तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले जो सेंटेंसेस वाले हैं ना उनको पहले कर लें, ये थोड़े इजी होंगे और आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी पैराग्राफ की। तो इसको हम देख लेते हैं कि यह है, इसमें इंस्ट्रक्शन क्या है। 1 वर्ड जो है ना इसको लाजमी देख लें, 1 वर्ड फिल करना है। और अलेक्जेंडर हेंडरसन जो है उसके बारे में है। वॉज बर्न इन स्कॉटलैंड इन 1831, फादर एज अ डैश। तो उसके फादर जो है ना, फादर वॉज अ डैश, सॉरी। तो उसके फादर क्या थे, मतलब आई थिंक उसका ऑक्यूपेशन ही होगा जो कि हमने चेक करना होगा, फादर क्या थे, फादर वॉज अ डैश। तो ट्रेंड एज अ अकाउंटेंट, और ये फिर आगे इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना बाकी ये आपको लोकेट करने में थोड़ा हेल्प करती है, बाकी इसको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट ऑफ फोटोग्राफर कैरियर, तो आपने अब जो अगला पढ़ना होगा ना 1886 में उसकी कोई बात होगी। पीपल पीपल बॉट हेंडरसन फोटोज बिकॉज photography took up considerable time and the dash was heavy। तो एक तो फोटोग्राफी टाइम लेती है, कंसिडरेबल टाइम, एंड द डैश वाज हैवी। तो कुछ चीज जो थी ना वो हैवी थी, मतलब अ, लोग जो थे ना हेंडरसन के फोटो बाय करते थे। क्यों बाय करते थे कि एक तो जो है फोटोग्राफी जो है ना उस टाइम जो फोटोग्राफी थी इस जमाने में, उसमें जो है ना फोटोग्राफी, अच्छी फोटोग्राफी करने में टाइम लगता था, और डैश वाज हैवी। तो मे बी जो इक्विपमेंट वो यूज कर रहे हो या जो जिससे वो तस्वीर ले रहे हो वो हैवी हो। तो इस तरह का कुछ होगा जो हमें ढूंढना होगा। द फोटोग्राफर हेंडरसन सोल्ड वर डैश और सोवरेनियन। तो जो फोटोग्राफ्स जो है ना इस बंदे ने बेचे थे वो क्या थे, वर डैश और। तो अब ये जो है ना, और इसमें ना कोई वर्ड होगा और जो है ना ये इस लफ्ज से पहले आ रहा होगा, तो ये हमने देखना होगा। अब ट्रैवलिंग एज अ फोटो प्रोफेशनल फोटोग्राफर, तो उसने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया। अब ये जो है ना जो हमारे पास ईयर्स है ना इसके, इनको जो है देख के जो हम टेक्स्ट में देखेंगे इन ईयर्स को, उसके अकॉर्डिंग जो है ना उसके बाद आगे कोई स्टेटमेंट होगी जिससे जो है ना हम पढ़ना होगा हमें। टुक मैनी
ट्रिप्स अलोंग ईस्टर्न रिवर इन अ डैश, ठीक है। उसने ईस्टर्न रिवर में ना बहुत सारे ट्रिप किए इन अ डैश। तो किस में ट्रिप किए ईस्टर्न रिवर में? तो कोई कश्ती होगी या कुछ होगा जिसमें जो है ना उसने ट्रिप किए होंगे रिवर में। अब और तो गाड़ी तो नहीं चला सकता। तो वर्क फॉर CPR इन 1885 एंड फोटोग्राफ द डैश एंड द रेलवे एट रोजर पास, ठीक है। तो सीपीआर के लिए उसने ना काम किया 1885 में एंड फोटोग्राफ द डैश। तो उसने किसी चीज का जो है फोटोग्राफ लिया एंड द रेलवे, ठीक है। रेलवे रेलवे का फोटोग्राफ लिया और एक और चीज थी जिसका उसने फोटोग्राफ लिया। तो इसको जो है ना हमने स्टेटमेंट्स हमने सारी पढ़ ली हैं इनको। अब सैनोनिम्स, कौन से सैनोनिम्स हमने नहीं देखे कि सैनोनिम्स, इसमें इतने मुश्किल कुछ वर्ड हैं ही नहीं जिनके हमने सैनोनिम देखने पड़े। ये थोड़ा वर्ड मुश्किल है, इसका मुझे भी मीनिंग नहीं पता। तो चले हम इसको फाइंड करते हैं। अब अगला फादर वाज अ डैश, ठीक है। तो हम इसको ना अब लोकेशन जो अर्ली मतलब हमारे जो पहली ब्लैंक होंगी ना उसके थ्रू जो है हम लोकेशन को जो है आइडेंटिफाई करेंगे। तो स्कॉटलैंड वो अभी ये हमें ना स्टेटमेंट से समझ आ रही है कि वो बर्न इन 1831, 1831 में वो स्कॉटलैंड में पैदा हुआ एंड फादर वाज अ डैश। तो वो फादर क्या थे? तो ये तो पहली स्टेटमेंट में ही ना पता चल गया वो स्कॉटलैंड में पैदा हुआ एंड द सन ऑफ सक्सेसफुल मर्चेंट। तो उसका जो फादर था वो मर्चेंट था, मतलब ताजिर था। तो हमारे पास वन वर्ड है, हमने मर्चेंट को कॉपी किया, इसमें ब्लैंक में फिल कर दिया। अब आगे जाते हैं, ठीक है। इस ब्लैंक पे आ जाते हैं। पीपल बॉट एंडरसन फोटोज बिकॉज फोटोग्राफी टुक अप कंसिडरेबल टाइम एंड द डैश वाज हैवी, ठीक है। तो अब हमने 1886 जो है उसके थ्रू जो है हमें पहले उधर से जो है हमने जाना है 1886 पे। अब 1886 पहले पैराग्राफ में नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। इस पैराग्राफ में भी 1886 जो है नहीं है। तो 1886 को आपने ढूंढना है, उसके बाद आपने पढ़ना है। इधर से जो है ना 1886 मुझे नजर आ गया। तो उसके बाद मैंने क्या पढ़ना है कि लोगों ने उसके फोटो क्यों लिए, बिकॉज फोटोग्राफी जो है ना टाइम लेती है और क्या हैवी है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे स्कैन करना है, अब पढ़ना नहीं है, ठीक है। पीपल पीपल हेंडरसन फोटो इस तरह की जो बात आएगी ना तो उसको हमने पढ़ना है। अब ये आप में से मुझे कोई बताएगा कि कहाँ पे आंसर है? हाँ किधर है? अब लाइन नंबर बता सा। हाँ, वेट ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है, मिल गया। तो इसको हम इस लाइन को हम पढ़ लेते हैं। देयर वॉज लिटिल competing hobby or immature photography before the late 1880s because of the time consuming techniques involved and the weight of equipment, ठीक है। तो ये हमें मिल गया ना अपनी स्टेटमेंट का। एक तो हमारा इन्होंने खुद बता दिया कि पीपल बॉट एंडरसन फोटोज बिकॉज फोटोग्राफी टुक अप कंसिडरेबल टाइम, ठीक है। तो कंसिडरेबल टाइम को इन्होंने क्या लिख दिया? टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक्स थी। मतलब जो हॉबी था ना ये फोटोग्राफी जो एज अ हॉबी था वो इसमें क्या था? लिटिल कंपीटिंग हॉबी, ठीक है। मतलब ये इतना ज्यादा क्या था, इसमें कंपटीशन नहीं था क्योंकि ये जो है ना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था और द वेट ऑफ इक्विपमेंट जो है ना वो हैवी था, ठीक है। पीपल वांट टू बाय फोटोग्राफ एज सोवेनियर्स ऑफ ट्रिप और एज गिफ्ट, ठीक है। तो ये अगली जो हमने ब्लैंक पढ़ी थी ना फोटोग्राफी हेंडरसन सोल्ड वर डैश और सुवरेनियर्स, ठीक है। तो इसको भी हमें मिल गया। तो इसमें क्या था हमारे पास? कंसिडरेबल टाइम एंड डैश वाज हैवी। तो इक्विपमेंट जो था ना, वेट ऑफ इक्विपमेंट वो जो था ना फोटोग्राफी का इक्विपमेंट था वो हैवी था। तो फोटोग्राफ्स हेंडरसन सोल्ड वर डैश और सुवरेनियर्स, ठीक है। सुवरेनियर्स ऑफ अ ट्रिप और एज गिफ्ट, ठीक है। तो अब सुवरेनियर ऑफ द ट्रिप ये तो हमने नहीं करना क्योंकि ये इन्होंने लिख दिया है। तो और एज गिफ्ट जो है ना हम गिफ्ट जो है उसको निकाल सकते हैं। अभी मैंने गिफ्ट क्यों निकाला? आपको सुवरेनियर्स ऑफ सुवरेनियर्स का मतलब किसी को आता है? सुवरेनियर्स का मतलब जो होता है ना वो भी गिफ्ट ही होता है। तो इन्होंने ना ऐसे लिख दिया था कि सुवरेनियर्स, ये इन्होंने लिख दिया और तो और जो है ना मतलब दोनों सेम चीजें ही हैं। तो इसका जो मीनिंग है ना वो भी गिफ्ट ही है, आई थिंक। तहाइफ जो है ना जिसे हम तहाइफ बोलते हैं तो वो सेम मतलब है। अब ये वर्ड मुश्किल है
तो अब आम बंदे को नहीं पता होता इसका क्या मतलब है। तो आपने ट्रिप ट्रिप वगैरह पिक नहीं करना, आपने जो है ना, और के बाद क्या था, और के बाद गिफ्ट ही था, तो हमने गिफ्ट पिक कर लिया। उसके बाद क्या है कि ट्रैवलिंग एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर 1870s एंड 1880s, ठीक है, तो ट्रेवल वाइडली इन क्यूबेक एंड ओंटारियो। तो ये जो है ना कनाडा के दो प्रोविंसेस हैं, क्यूबेक एंड ओंटारियो, 1870s एंड 1880s। तो इसको हमने देखना है। और क्यूबेक ओंटारियो की कोई बात होगी। अब इसके बाद इससे पीछे नहीं जाना आपने, ठीक है, जो अगली ब्लैंक होगी ना इससे पीछे नहीं, इससे आगे ही होगी। तो क्यूबेक एंड ओंटारियो इसकी बात आ गई है। और इसमें क्या क्या था, टुक मैनी टुक मैनी ट्रेवल्स अलोंग ईस्टर्न रिवर इन अ डैश, ठीक है। तो ईस्टर्न रिवर जो है ना वो हमारे पास एक कीवर्ड हो सकता है, ईस्टर्न रिवर। तो इसको मैं तो हाईलाइट नहीं करता। ईस्टर्न रिवर जो है ना आपने वो देखना है ना डैश, ठीक है। उसने ईस्टर्न रिवर में जो है इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान मैनी उसने जो है ना बहुत सारे ट्रिप लगाए, किस में लगाए, तो ये हमने देखना है। क्यूबेक ही अ, जी। तो ईस्टर्न रिवर हमें मिल गया, ठीक है, ईस्टर्न रिवर। he went on several occasions to the maritime line, and 1870 he sailed by yacht along the lower north। हाँ ठीक है, इस सेंटेंस को जो है ना, सॉरी, हमने इस सेंटेंस को पूरा पढ़ना है। तो ही वॉज स्पेशली फॉन्ड ऑफ द विल्डरनेस एंड ऑफन ट्रेवल्ड बाय, ठीक है, तो ऑफन ट्रेवल्ड बाय कनोई ऑन द, ये पता नहीं क्या है, बलांची, ये कुछ और वर्डिंग में है, मतलब पता नहीं इटालियन में है या क्या। और एंड अदर नोटेड ईस्टर्न रिवर्स, ठीक है। तो इसने जो है ना इन जगहों पे जो है ना ट्रेवल किया, ट्रेवल्ड बाय कैनोई। कैनोई अब क्या होता है, आप लोगों को पता है इसका मीनिंग? तो टुक मैनी ट्रिप्स अलोंग, हाँ ये होती है ना, कैनोई जो होती है ना वो मतलब कि जिसमें हम चप्पू चलाते हैं ना, वो छोटी सी होती है, बिल्कुल कश्ती से भी छोटी होती है। वो हम अक्सर आपने ना ओलंपिक्स में देखी होगी, जो कि जिसमें वो जो है ना एक बंदा बैठता है बस, और उसमें जो है वो चप्पू चला के जो है ना आगे बढ़ता है। तो अक्सर रेसेस भी होते हैं ओलंपिक्स में इसकी। तो ही वॉज स्पेशली फॉन्ड ऑफ द विल्डरनेस, मतलब एंड ऑफन ट्रेवल्ड बाय, विल्डरनेस क्या होती है इसका मीनिंग, इसको देख लेते हैं। विल्डरनेस, बेयाबान, बेयाबानों में जो है ना वो मतलब वीरान बेयाबान जो जिसे बोलते हैं ना, उनमें अक्सर जो है ना उसको फिरने का शौक था। एंड ऑफन ट्रेवल बाय कैनोई ऑन द बलांची। अब ये कुछ जगह होगी, कुछ दरिया का नाम होगा, या और अदर नोटेड ईस्टर्न रिवर्स, ठीक है। तो वो किससे अक्सर ट्रेवल करता, कैनोई से। तो ईस्टर्न टुक मैनी ट्रिप्स अलोंग ईस्टर्न रिवर्स इन अ डैश। तो ईस्टर्न रिवर में ना उसने जो ट्रिप लगाए थे ना वो कैनोई से लगाए थे। उसके बाद जॉर्ज का भी जिक्र है, लेकिन वो किस में है, ही वेंट ऑन सेवरल ओकेजन टू द मैरिटाइम एंड 1872 ही सेल्ड बाय जॉर्ज अलोंग द लोअर नॉर्थ शोर, ठीक है, एंड एस टी लॉरेंस रिवर। तो इन जो जगह थी ना उसमें, उनमें जो है वो जॉर्ज के थ्रू गया था। लेकिन जो ईस्टर्न रिवर की बात है ना वो इसने कैनोई के थ्रू जो है चक्कर लगाए थे। तो अब आगे देखते हैं। वर्क फॉर सीपीआर इन 1885 एंड फोटोग्राफ द डैश एंड द रेलवे एट रोजर पास। तो 1870 1885 क्या है, इधर मिल गया। इवेंट अलोंग द कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, सीपीआर का जो कैनेडियन पैसिफिक रेलवे एंड फोटोग्राफ द डैश एंड द रेलवे एट द रोजर पास, इसको हम देख लेते हैं। रोजर ही टुक फोटोग्राफ्स ऑफ द माउंटेन्स, ठीक है, एंड द प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन रेलवे एट रोजर पास। तो रेलवे जो थी उस टाइम शायद उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही हो, तो उसने जो है माउंटेन्स जो थी ना उसके फोटोग्राफ लिए। द माउंटेन्स, इधर इन्होंने भी द माउंटेन्स लिखा है, एंड द प्रोग्रेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसको हमने देख लिया, इसमें कोई कंफ्यूजन हो या कोई समझ ना आया हो कैसे हमने किया। तो बाकी ये जो आपके इर्द गिर्द का टैक्स होता है ना वो आपकी मतलब हेल्प के लिए है कि आप जो है ना उसके थ्रू लोकेट कर लें इंफॉर्मेशन को। बाकी उसको इतना ध्यान में नहीं रखना, या
खैर ध्यान में तो रखना है, लेकिन वो अपने लोकेशन के लिए यूज़ करना है। ये जो मेन स्टेटमेंट है ना, उसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और उसके अकॉर्डिंग जो है ना आपकी ब्लैंक जो है वो सही होनी चाहिए। तो अब हम आगे ट्रू फॉल्स वाले देख लेते हैं। ये हमने कर लिया। इसकी अब आपने प्रैक्टिस करनी है ना। बाकी टेस्ट जो है, अगर इस टेस्ट में फोकस कर लेते हैं। इस टेस्ट में कोई और हैं ब्लैंक्स वाले? हाँ, ये समरी वाले हैं। ये आई थिंक हमने कल किए थे या नहीं किए थे। समरी वाले हमने कल कर लिए थे। और जिसमें ब्लैंक्स आ रही है ना, वर्ड वन ओनली, तो इसको आप कर लें। तो बाकी हम ट्रू फॉल्स वाले करते हैं, उसकी फिर प्रैक्टिस करते हैं। इस टेस्ट में जितने ट्रू फॉल्स हैं ना, उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ट्रू फॉल्स जो है ज़्यादा मुश्किल है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ये इसने भी यही लिखा है कि ये थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स वाले। तो इसको हम देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। अ, अच्छा ठीक है। इसमें हमारे पास ना हमने हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट दिए जाएंगे, और उन स्टेटमेंट को जो है ना हमने टेक्स्ट में देखना है कि वो ट्रू हैं, फॉल्स है, नॉट गिवन है। अब वो जो स्टेटमेंट जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है ना, इसमें बेसिकली फैक्ट्स जो होते हैं ना वो चेक होते हैं कि मतलब कि जो आपको स्टेटमेंट दी गई है ना, उसको अगर उसके एग्जैक्ट वो जो है ना एग्जैक्ट मतलब वो स्टेटमेंट तो नहीं होगी, वर्डिंग तो वो नहीं होगी, लेकिन उसी तरह की जो इन्फॉर्मेशन होगी ना, पैराफ्रेज वर्डिंग, वो टेक्स्ट में एग्जैक्टली वैसे ही लिखी होगी। तो अगर वैसे ही लिखी है ना, तो वो आपका जो है ट्रू हो जाएगा। अगर वो जो टेक्स्ट फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट जो है आपकी ये है कि अली जो है अली एप्पल्स खाता है, ठीक है। लेकिन अगर टेक्स्ट में लिखा हुआ कि नहीं, अली को मैंगोज पसंद है, वो मैंगोज ज्यादा खाता है, तो वो अब जो है ना टेक्स्ट ने जो है ना कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया आपकी स्टेटमेंट को, तो वो आपका फॉल्स हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो कि स्टेटमेंट हो कि अली एप्पल्स खाता है, और टेक्स्ट में जो है कोई बताया ही ना हो कि अली क्या खाता है, तो वो नॉट गिवन होगा। वो फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। तो इसको हम ज़्यादा डिटेल में देख लेते हैं कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन रिक्वायर यू टू आइडेंटिफाई इफ इंफॉर्मेशन इन अ टेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। You will be given a number of factual statements and you have to check in the टेस्ट इफ दे आर ट्रू और नॉट। ठीक है, तो आपको जो स्टेटमेंट दिए जाएंगे ना, वो फैक्ट्स की बेस पे होंगे, और उनको जो है ना आपने टेक्स्ट में देखना है कि वो ट्रू हैं, फॉल्स हैं या नॉट गिवन है। दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ द रीडिंग पेपर। तो ये कहता है ये थोड़ा मुश्किल है और कंफ्यूजिंग है। इफ द स्टेटमेंट इफ द टेक्स्ट एग्री विद द और कंफर्म द इंफॉर्मेशन द स्टेटमेंट द आंसर इज ट्रू। ठीक है, आपकी जो स्टेटमेंट है, और अगर टेक्स्ट जो है ना उसकी पैराफ्रेज वर्डिंग जो है वो उसको कंफर्म कर रही है कि ये बात ठीक है, तो फिर आपने ट्रू लगा देना है। अगर उस स्टेटमेंट कुछ और है, और स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल किसी एक फैक्ट के बारे में, और जो टेक्स्ट है ना उसकी निगेशन कर रहा है, जो उसके ऑपोजिट बता रहा है, तो फिर आपने जो है उसको जो है फिर आपने फॉल्स कर देना है। लेकिन अगर उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, स्टेटमेंट है कुछ किसी एक चीज़ के बारे में, और उसके बारे में टेक्स्ट में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो आपने नॉट गिवन लगा देना है। फिर आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। तो कॉमन प्रॉब्लम्स में भी यही बात है कि नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट नॉट गिवन मीन्स। ठीक है, तो अब अक्सर लोग जो होते हैं ना वो मतलब नॉट गिवन वो ये समझते हैं कि यार इसका या तो ट्रू होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, वो नॉट गिवन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो वो फॉर एग्जांपल कुछ स्टेटमेंट थी, तो वो जो है ना उस स्टेटमेंट को ढूंढने में कि यार ये मुझे ट्रू मिल जाए या फॉल्स मिल जाए, उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं। हालांकि वो अगर आपको नहीं मिल रहा है ना कुछ, तो उसका मतलब यही है कि वो चीज़ उस टेक्स्ट में है ही नहीं। तो स्पेंडिंग टू मच टाइम मेकिंग श्योर इट इज़ नॉट गिवन। तो अक्सर लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं नॉट गिवन में, कि वो ये सोचते रहते हैं कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो होता वो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट में होती ही नहीं है। अ फेलियर टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट ईच स्टेटमेंट मीन एंड देयरफॉर बीइंग अनेबल टू आइडेंटिफाई इफ इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो है ना स्टेटमेंट जितनी भी है ना उनको मतलब स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। अब अच्छे से पढ़ना भी है, समझना भी है। अब ये नहीं कि आपने स्टेटमेंट पढ़ी, उसमें से दो कीवर्ड हाईलाइट कर दिए, फिर आपने स्किम स्कैन करने लगे, उस तरह आपका गलत हो जाएगा ट्रू फॉल्स। तो क्योंकि आपको स्टेटमेंट की समझ ही नहीं आई, और स्टेटमेंट की जब तक समझ नहीं आएगी, तो आपको जो है ना टेक्स्ट में उसका पैराफ्रेज वर्डिंग जो है ना उसको समझना मुश्किल हो जाएगा। तो टेक्स्ट में जो है वो भी आपकी पैराफ्रेज वर्डिंग होगी और सिनोनिम्स यूज हुए होंगे। तो उस टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन को पढ़ना, उसको समझना, फिर ये जो स्टेटमेंट है इसको समझना, दोनों को मीनिंग जो है ना उसको मैच करना है आपने।
अब ये वर्डिंग की मैचिंग नहीं है, इसमें मीनिंग जो है ना वो मीनिंग की बेस पे जो है ना अपने ट्रू फॉल्स या नॉट गिवन लगाना है। फोकस ऑन, अब ये एक और प्रॉब्लम क्या है कि फोकस ऑन कीवर्ड्स इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट द स्टेटमेंट एज अ होल मीन। तो हम जो है अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट करते रहें इस पे कि कीवर्ड मैच करते रहें, ठीक है, बजाय इसके कि हम जो है ना स्टेटमेंट को समझें, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें टिप्स क्या है कि इग्नोर एनीथिंग यू ऑलरेडी नो अबाउट द टॉपिक एंड डोंट मेक अजम्पशन बिकॉज बेस योर आंसर ऑन द टेक्स्ट ओनली। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन है भी सही ना, तो आपने अपनी इंफॉर्मेशन को नहीं सोचना, वो जैसी भी है ठीक भी है ना, तो टेक्स्ट में अगर फॉर एग्जांपल आप जो है ना आपको पता है कि जो मिल्क हम मिल्क जो पीते हैं वो उसके वो बोन्स को जो है वो बेनिफिट देता है, ठीक है, लेकिन अगर टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि मिल्क मिल्क जो है वो बोन्स के लिए सही नहीं है, तो आपको जो है ना अपने जो इन्फॉर्मेशन है जो उसको उस पे नहीं रहना, आप उसको छोड़ दें आप, ठीक है, जो टेक्स्ट में अगर लिखा हुआ है ना उसी की बेस पे आपने आंसर लगाना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है या नॉट गिवन है। आइडेंटिफाई एनी वर्ड दैट क्वालिफाई द स्टेटमेंट, क्वालिफाइंग वर्ड्स जो है ना उनको स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि उसकी वजह से जो है पूरी स्टेटमेंट का मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। अब क्वालिफाइंग वर्ड्स क्या होते हैं? सम, ऑल, मेनली, ऑफन, ऑलवेज एंड ओकेजनली। मतलब सम पीपल, अगर स्टेटमेंट में ये है कि सम पीपल बिलीव ऑन दिस फैक्ट एंड, लेकिन अगर आपके टेक्स्ट में जो है ना ऑल आ गया, ठीक है, तो वो फिर आपका गलत हो जाएगा, मतलब वो ऑल की रिप्रेजेंटेशन दे रहा है और आपने जो है टेक्स्ट में जो है फ्यू पीपल या सम पीपल आ गया। सम पीपल मतलब उसकी बेस पे आपने अगर ट्रू लगा दिया, लेकिन टेक्स्ट में जो है वो एवरीवन बिलीव्स इन दिस फैक्ट, तो उसके बारे में है, तो फिर आपको जो है वो चीज़ें देखनी होंगी, और क्वालिफाइंग वर्ड्स जो है ना इनको लाजमी देखना है स्टेटमेंट में। तो ठीक है, दीज वर्ड्स आर देयर टू टेस्ट इफ यू हैव रेड द होल स्टेटमेंट बिकॉज दे कैन चेंज द मीनिंग। तो ये वर्ड जो है ना क्वालिफाइंग वर्ड वो इस वजह से डाले जाते हैं कि आप जो है पूरी स्टेटमेंट को पढ़ें, उसको समझें, बजाय इसके कि आप जो है ना कीवर्ड को देख के जो है ना भाग भाग के चले जाएं कि टेक्स्ट में आप ढूंढना शुरू कर दूं। तो अगर आपने ये क्वालिफाइंग वर्ड्स को नहीं पढ़ा होगा, नहीं समझा होगा, तो आपकी जो है आंसर गलत हो जाएगा। Be careful when you see verbs that qualify statements such as suggest। तो अक्सर ऐसे होता है कि some suggest this fact, और some people believe in this, और some people claim, और इस तरह जो है ना ये verbs जो है ना इनको लाजमी देखना है। some know that, all know that, इस तरह के वर्ड जो है। अच्छा, इसमें बात आगे क्या है कि देयर विल बी एट लीस्ट वन ऑफ थ्री आंसर्स इफ यू डोंट हैव एट लीस्ट वन ट्रू, वन फॉल्स और वन नॉट गिवन, यू हैव एट लीस्ट वन आंसर रॉन्ग। ठीक है, तो अगर आपके पास तीन जो है ना कुछ टेस्ट ऐसे भी हैं जिनमें हमारे पास किसी एक पैसेज में थ्री ट्रू फॉल्स नॉट गिवन होते हैं, तो अब जो जो भी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का टेस्ट है ना आप में, उसमें से आपके पास कम से कम एक ट्रू होगा, एक फॉल्स होगा, एक नॉट गिवन होगा। तो फॉर एग्जांपल एक पैसेज आप कर रहे हैं, उसमें जो है ना ओनली थ्री जो है ना ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के क्वेश्चन है, तो उन अब तीन क्वेश्चन में से ना आपके एक ट्रू होगा, एक फॉल्स होगा, एक नॉट गिवन होगा ही होगा। अब ये नहीं कि अगर आपने दो ट्रू लगा दिए, एक फॉल्स लगा दिया ना, एक आपने नॉट गिवन लगाया ही नहीं, तो आपका एक जो है ना गलत हो जाएगा। ये मैंने काफी टेस्टों में चेक किया है। तो ये बिल्कुल मतलब ऐसे ही है कि हर टेस्ट में ना एक ट्रू होता है, एक फॉल्स होता है, और एक नॉट के कम से कम एक ये चीजें होती हैं। उसके बाद एक से अगर ज्यादा छः या सात ट्रू फॉल्स हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है दो ट्रू फॉल्स होंगे या तीन ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, दो नॉट के वन हो सकते हैं, वो फिर डिपेंड करता है। लेकिन अगर तीन अगर आ रहे हैं ना, कम से कम तीन आ रहे हैं आपके पास ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, तो उनमें एक ट्रू, एक फॉल्स और एक नॉट गिवन लाजमी होगा। तो उसके बाद क्या है कि डोंट स्किम एंड स्कैन द टेक्स्ट टू फाइंड द फाइनल आंसर, you have to read the appropriate part of the text very carefully in order to understand what the author mean। तो स्किमिंग और स्कैनिंग जो है ना उसकी बेस पे आपने नहीं आंसर लगा देना, बल्कि एक और कॉन्सेप्ट होता है क्लोज रीडिंग का। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, उसको समझना है, उसके बाद जो है ना उसको स्टेटमेंट को टेक्स्ट में आइडेंटिफाई करना है किस जगह पे है। फिर जो आपको टेक्स्ट में जो इंफॉर्मेशन मिलती है ना उसको अच्छे से पढ़ना है, उसका मीनिंग समझना है, और उस फिर स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसको
उनके मीनिंग को मैच करना है। उसके बाद जो है ना आपने आंसर आइडेंटिफाई करना है कि ट्रू होगा, फॉल्स होगा, नॉट गिवन होगा। आपने ये नहीं कि बस स्कैन किया और लगा दिया, फिर आपका अक्सर जो है गलत हो जाएंगे। डोंट लुक फॉर वर्ड दैट मैच दोज इन द स्टेटमेंट एग्जैक्टली, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट में बात की गई है ना, वो एग्जैक्टली आपको नहीं मिलेगी टेक्स्ट में। यू शुड लुक फॉर synonyms, रिमेंबर दैट यू आर मैचिंग मीनिंग नॉट वर्ड्स, ठीक है। तो आपने, जब आपको टेक्स्ट मिल भी जाएगा ना, उस टेक्स्ट को पढ़ना है, वो पैराफ्रेज वर्डिंग में होगा या सिनोनिम्स उसमें यूज किए गए होंगे। उसका आपने मीनिंग जो है ना वो मैच करना है अपनी स्टेटमेंट के साथ। अपनी स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसको एक मीनिंग निकालना है कि इसका क्या मतलब है। और जो आपने टेक्स्ट को पढ़ा है ना, पैराफ्रेज सेंटेंस जो होगा उसमें टेक्स्ट में, उसके मीनिंग को भी आपने समझना है कि इसका क्या मतलब है। फिर उन दोनों के मीनिंग जो है अगर वो मैच कर रहा है तो ट्रू लगा देना है। अगर टेक्स्ट में कोई और बात है, मतलब उस टेक्स्ट वाली सेंटेंस का मीनिंग कुछ और है, और वो कुछ उसके मुनाफी कर रहा है, जो आपने सेंटेंस में पढ़ा था या स्टेटमेंट में पढ़ा था, उस बात को जो है ना वो निगेट कर रहा है, तो फिर आपने उसको फॉल्स लगा देना है। लेकिन अगर स्टेटमेंट में कुछ बात है और टेक्स्ट में कोई बात है ही नहीं, तो फिर आपने जो है ना ज्यादा सोचना नहीं है, उसको नॉट गिवन लगा देना है। तो इसकी अब मोर टिप्स क्या है कि इफ यू कांट फाइंड द इंफॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर, देन इट इज प्रोबेबली नॉट गिवन। तो डोंट वेस्ट टाइम लुकिंग फॉर समथिंग दैट इज नॉट देयर। तो अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा ना, स्टेटमेंट आपने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट में कुछ मिल ही नहीं रहा, तो फिर जो है ना आप नॉट गिवन लगा दें, ज्यादा सोचे नहीं उस पे। इफ यू हैव नो आइडिया व्हाट द आंसर इज, पुट नॉट गिवन, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा, कोई आइडिया भी नहीं हो रहा, नॉट गिवन लगा दो, ज्यादा नहीं सोचो। यू प्रोबेबली हैव नो आइडिया बिकॉज द आंसर इज नॉट देयर। तो आपको आइडिया नहीं हो रहा क्योंकि आंसर उसमें टेक्स्ट में है ही नहीं। आंसर्स आर इन द सेम ऑर्डर दे अपीयर इन द टेक्स्ट, डोंट। जी जी। हाँ हाँ। जी, ये काम करती है। और क्रिस जो है ना वो भी यही करता था कि हम ये डिस्कस करते हैं ना, क्योंकि हमने फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट, हम स्टेटमेंट सारी पहले पढ़ लेंगे। ये स्टेटमेंट हमने पढ़ी है, ठीक है, हमने ये भी पढ़ी हुई है, ये भी पढ़ी हुई है। अब अगर ये स्टेटमेंट हमने पढ़ी, हमें इसका आंसर मिल गया, ये भी हमने पढ़ी हुई है लेकिन इसका हमें कोई आंसर नहीं मिला, और पढ़ते पढ़ते ना हम इस पे पहुंच गए हैं, ठीक है। तो ये हमने कर लिया और हम इस पे पहुंच गए हैं, तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना, इसका हमें कोई आंसर नहीं मिला या इसकी कोई इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट में नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि ये हमारे पास नॉट गिवन है। तो ये हम देखते हैं इसको, अभी मैं बताऊंगा ये सारी चीजें। तो क्रिस भी जो है ना वो भी यही स्ट्रेटजी फॉलो करता है। अगर आपको छोड़ रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल आप उसको नॉट गिवन पुट कर रहे हैं, तो उसको आप बाद में वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो वो इसी तरह वेरीफाई करना होता है कि जैसे अगर आपको ये स्टेटमेंट का आंसर मिल गया और ये भी मिल गया, इन दोनों के बीच में जो टेक्स्ट है ना, उसमें इसके बारे में कोई बात नहीं की गई, तो ये आपका नॉट गिवन ही है। फिर आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो उसके बाद क्या है कि अच्छा, ये हमने पढ़ लिया। आंसर्स आर इन द सेम ऑर्डर दे अपीयर इन द टेक्स्ट, डू नॉट वेस्ट टाइम गोइंग बैक, कीप ऑन रीडिंग, ठीक है। आंसर्स जो होते हैं ना एक ऑर्डर में होते हैं। अगर आप ठीक है, आपने जो है ना दोबारा बैक एंड फोर्थ जो है ना मूव नहीं करना, क्योंकि एक मिल गया स्टेटमेंट, उसके बाद अगली स्टेटमेंट जो फॉर एग्जांपल हमने छोड़ दिया था, हमने नॉट गिवन लगा दिया, और उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तो उसको फिर ज्यादा टाइम नहीं देना, ठीक है। और ऑर्डर ऑर्डर फॉलो होगा इस क्वेश्चन में भी, सेंटेंस कंप्लीशन और ट्रू फॉल्स में ऑर्डर फॉलो होगा। तो अगर एक का आंसर मिल गया ना, अगले का आंसर उसके आगे ही होगा, उससे पीछे वाले पैराग्राफ में नहीं होगा। उसके बाद क्या है कि यस नो नॉट गिवन क्वेश्चंस आर स्लाइटली डिफरेंट बिकॉज दे डील विद ओपिनियन। तो यस नो नॉट गिवन जो वाले जो क्वेश्चन है वो हम मैम हम प्रैक्टिस करते हैं ना, फिर आपके क्वेश्चन कर लें, पहले पढ़ तो लें पूरा।
पहले इसको देख लेना काइंडली, और उसके बाद जो है ना हम जब प्रैक्टिस करेंगे ना, आप आपके जो क्वेश्चन हुए वो आप कर लेना। तो एक बार इसको पूरा देख तो लें, इसकी स्ट्रेटजी क्या है और उसको क्या चीज़ हमने करनी है। तो हमारे पास जो यस नो नॉट गिवन वाले क्वेश्चन है ना, उस उसमें ऑथर का ओपिनियन चेक होता है उस, और लेकिन जो ट्रू फॉल्स है ना, उसमें हमारे पास फैक्ट्स चेक होते हैं। तो ये कैसे चेक होते हैं ये अब हम प्रैक्टिस से देखेंगे। स्ट्रेटजी क्या है इसकी, कि ऑलवेज रीड द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, पहले आप इंस्ट्रक्शन को देख लें कि ये आप ट्रू फॉल्स हैं या नॉट, यस नो नॉट गिवन वाले क्वेश्चन है। रीड ऑल द स्टेटमेंट्स केयरफुली। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि जो स्टेटमेंट्स हैं ना उनको पढ़ लेना है स्टेटमेंट्स को पहले, ट्राइंग ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट द होल सेंटेंस मीन rather देन सिंपली हाईलाइटिंग कीवर्ड। तो हमने जो स्टेटमेंट पढ़नी है ना, उसके पूरे सेंटेंस हमने पढ़ना है, उसका मीनिंग जो है ना वो हमने निकालना है कि स्टेटमेंट में ना क्या बात हो रही है। ठीक है, उसमें से आप कीवर्ड भी हाईलाइट कर सकते हैं। वो आप इस वजह से हाईलाइट करेंगे कि उस उनके थ्रू जो है ना, उनके सिनोनिम जो होंगे ना, उनके थ्रू आपको टेक्स्ट में ढूंढना इजी हो जाएगा। ठीक है, वो कीवर्ड इस वजह से हाईलाइट करने हैं स्कैनिंग के लिए बेसिकली। वॉच आउट वॉच आउट फॉर क्वालिफाइंग वर्ड सच एज सम और ऑलवेज। तो सम और ऑलवेज जो है ना, क्वालिफाइंग वर्ड्स जो है ना, वो एक पूरी स्टेटमेंट का मतलब चेंज कर देते हैं। तो इनको लाजमी मद्देनजर रखना है जब आप स्टेटमेंट पढ़ रहे होंगे। तो ट्राई टू थिंक ऑफ द सिनोनिम दैट माइट बी इन द टेक्स्ट। तो अपने सिनोनिम्स जो होंगे, जो आपने स्टेटमेंट पढ़ी है ना, आपने कीवर्ड हाईलाइट किए हैं। ठीक है, कीवर्ड आपने हाईलाइट इस वजह से किया कि आपको जो है वो टेक्स्ट में ढूंढने ढूंढने में आसानी भी होगी, और उससे जो है ना आपको जब आप टेक्स्ट पढ़ रहे होंगे ना, तो टेक्स्ट में उसका सिनोनिम ही यूज होगा। तो एक तो आपको स्टेटमेंट पढ़ने में जो है स्टेटमेंट का जो आपने स्टेटमेंट पढ़ी है उसका सॉरी। तो जब आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया ना, आपने उसके में कीवर्ड हाईलाइट कर लिया, उनके सिनोनिम्स के थ्रू स्कैनिंग में हेल्प होगी। बाकी जो है ना, जब आप मीनिंग निकाल रहे होंगे ना, तो उस मीनिंग को मैच करने में भी वो जो सिनोनिम्स होंगे उनके, वो आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो मैचिंग पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, एक तो मैचिंग में हेल्प होगी, और दूसरा जो है ना, जब आप मैच कर लेंगे ना, उसके बाद उसके मीनिंग को मैच करने में भी हेल्प करेगा। मैच द सेंटेंसेस, मैच द स्टेटमेंट विद द करेक्ट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। तो आपने स्कैन करना है उसको जो है ना, जब आपने पढ़ लेना है तो उसको मैच करना है, मैच ये करना है, मैच मीनिंग को मैच करना है अपने स्टेटमेंट के मीनिंग के साथ। फोकस ऑन द सेंटेंस अगेन। तो ये कहता है कि आपने मतलब इसके अकॉर्डिंग यह है कि आपने स्कैन किया टेक्स्ट टेक्स्ट का जो है ना सेंटेंस आपको मिल गया, या वो पार्ट मिल गया जिसमें उसका आंसर है। उसके बाद आप स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ें, और उसके बाद जो है ना स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ने के बाद ना टेक्स्ट को दोबारा पढ़ें, और वो टेक्स्ट का जो है फिर आपने मीनिंग जो है ना मैच करना है स्टेटमेंट के मीनिंग के साथ। उसके बाद आपने जो है ना आंसर गेस करना है कि ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है। रिमेंबर द मीनिंग शुड मैच दैट ऑफ द स्टेटमेंट एग्जैक्टली इफ इट इज ट्रू। ठीक है, तो मीनिंग जो है ना, इसमें आपने इसको लाजमी देखना है कि मीनिंग मैच होना चाहिए। अंडरलाइंग द वर्ड्स दैट गिव यू द आंसर सो इट हेल्प्स यू फोकस एंड यू कैन चेक बैक लेटर। तो आपको जो स्टेटमेंट मिल रही है ना, फॉर एग्जांपल ये वाली स्टेटमेंट आपको टेक्स्ट में मिली थी, तो उसको आप हाईलाइट कर दें। ये उसके बाद एक तो ये आपको फायदा हो जाएगा कि उससे आगे आपने जाना है, और दूसरा जो है ना, आपको मीनिंग जो है मैच करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। और उसके बाद ये क्या कहता है कि क्वालिफाइंग वर्ड्स जो है ना टेक्स्ट में आ रहे हैं, उनको भी जो है ना आपने देखना है कि टेक्स्ट में अगर फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट में सम की बात थी या फ्यू की बात थी, और जो आपका टेक्स्ट है ना उसमें ऑल की बात हो रही है, तो वो आपने देखना है। उसके अकॉर्डिंग जो है पूरी स्टेटमेंट का मतलब चेंज हो जाएगा। इफ यू कांट फाइंड द आंसर, मार्क इट एज नॉट गिवन एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर नहीं मिला तो नॉट गिवन लगाओ, आगे चले जाओ। इफ यू आर रियली अनश्योर और कांट फाइंड द आंसर, मार्क इट एज नॉट गिवन। तो आप श्योर नहीं हो उसके, तो तभी जो है ना आप नॉट गिवन लगा के आगे मूव कर सकते हो। तो इसकी हम अब प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, इसी पैराग्राफ पे प्रैक्टिस करते हैं, और इसको देख लेते हैं। जी मैम। मैम आपका कोई क्वेश्चन आप। हम्म।
हाँ यही है, लेकिन उसको हम जो है ना मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा क्या क्या हमने किया। तो आप जो है ना अभी प्रैक्टिस में साथ ही रहें, ठीक है? आपको जो हमने पढ़ा ना वो मैं साथ साथ रिपीट करूंगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि आपने ये देख लेना है कि क्वेश्चन है कौन सा। हमने क्वेश्चन देख लिया, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है। उसके बाद हमने क्या करना है कि सारी स्टेटमेंट जो है ना उनको पढ़ना है। तो स्टेटमेंट को हमने पढ़ना है और उसमें से मेन जो वर्ड्स होंगे ना उनको हाईलाइट कर लेना है। वो इस वजह से हाईलाइट करना है कि ताकि स्कैनिंग में जो है ना हमें हेल्पफुल रहे। इस वजह से हाईलाइट नहीं करना है कि हमने जो है ना कीवर्ड हाईलाइट देख के जो है ना हमने स्टेटमेंट के साथ स्किम स्कैन वो काम नहीं करना। तो हम इसको पहले पढ़ लेते हैं। तो हेंडरसन रेयरली विजिट, ठीक है? अब ये रेयरली जो विजिट है ना, सॉरी, ये हमारे पास क्वालिफाइंग वर्ड है, ठीक है? रेयरली। तो विजिटेड द एरिया अराउंड प्रेस्टेड व्हेन ही वाज यंगर, ठीक है? तो अब इस स्टेटमेंट का एज अ होल मतलब क्या है कि हेंडरसन जो था ना वो रियली विजिट द एरिया अराउंड प्रेस्टेड व्हेन ही वाज यंगर। तो जब वो छोटा था तो उसने जो है ना बहुत कम जो है ना प्रेस्टेड का जो है विजिट किया। अब ये क्वालिफाइंग वर्ड आपका आ गया, ठीक है? अब इसको दो वर्ड आप हाईलाइट कर सकते हैं, व्हेन ही वाज यंगर और प्रेस्टेड। प्रेस्टेड तो आई थिंक इसमें रिपीट हो रहा होगा। तो लेकिन चले इसको भी देख लें। प्रेस्ट जब वो मतलब छोटा था ना तो उसने रेयरली विजिट जो है ना, मतलब रेयरली जो वर्ड है ना इसको इसकी थ्रू जो आपको हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग में, मतलब क्वेश्चन को जो है ना एग्जैक्ट मीनिंग मैच करने में, सॉरी। तो उसके बाद हम आगे अगली स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। तो हेंडरसन परस्यूड अ बिजनेस कैरियर बिकॉज इट वाज व्हाट हिज फैमिली वांटेड। तो बिजनेस कैरियर जो है ना उसने परस्यू किया। बिजनेस कैरियर आप हाईलाइट कर लें, बिकॉज इट इज़ व्हाट हिज फैमिली वांटेड। उसकी फैमिली वांटेड का मतलब क्या हो सकता है, इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं? फैमिली विल हो सकती है, ठीक है? बिजनेस कैरियर के बिजनेस कैरियर का जो है ना कोई सिनोनिम होगा, मतलब बिजनेस जॉब हो सकती है, या इस तरह जो है ना बिजनेस के भी कोई सिनोनिम हो सकते हैं। तो इस तरह के जो सिनोनिम्स होंगे ना वो आपको स्कैनिंग में जो है ना मतलब आपको फाइंड करने में हेल्प देंगे। उसके बाद इसका एज अ होल मीनिंग क्या है कि जो हेंडरसन था ना उसने बिजनेस कैरियर परस्यू किया बिकॉज उसकी फैमिली यही चाहती थी, ठीक है? अब इसका आपने मीनिंग निकाल लिया। अब इसको जो मीनिंग है ना वो बेशक अपने माइंड में ना या अपने दिल में जो उधर हम मुंह से तो नहीं बोल सकते टेस्ट में, तो आपने जो है ना अपने माइंड में रख लेना है कि इसका ये मतलब है। आप उर्दू में बेशक मीनिंग रख लें कि ये इसका ये मतलब है स्टेटमेंट का। हेंडरसन एंड नोट, अच्छा 15 मिनट रह गए। तो हेंडरसन एंड नोटमैन वर सरप्राइज, ठीक है? तो वो सरप्राइज हो गए बाय द रिजल्ट ऑफ देयर 1865 एक्सपेरिमेंट। तो 1865 के थ्रू जो है ना आपको स्कैन करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है? और ये जो दो बंदे हैं ना इनका नाम इकट्ठा आएगा और 1865 एक्सपेरिमेंट की बात होगी, तो इसके थ्रू आपको स्कैनिंग में हेल्प मिलेगी। लेकिन इस स्टेटमेंट का एज अ होल मतलब क्या है कि एंडरसन और नोटमैन जो है ना वो सरप्राइज हो गए रिजल्ट को देख के ऑफ देयर 1865 एक्सपेरिमेंट। तो वो अगर सरप्राइज हुए हैं, स्टेटमेंट में टेक्स्ट में भी ऐसे ही है कि वो अपने रिजल्ट जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसको देख के सरप्राइज हो गए हैं। तो टेक्स्ट में भी ऐसी ही बात है, तो आपने फिर ट्रू लगा देना है। लेकिन अगर इसमें ऐसी बात है कि उन्हें जो है ना अपने टेस्ट रिजल्ट से जो है कोई मतलब फर्क नहीं पड़ा, तो फिर आपने या वो शॉक नहीं हुए, वो हैप्पी हो गए या इस तरह, फिर आपने फॉल्स लगा देना है, ठीक है? लेकिन अगर इसमें कोई बात ही ना हो 1865 एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बारे में, तो फिर आपने नॉट गिवन लगा देना है। तो देयर वर मैनी सिमिलैरिटीज, ठीक है? सिमिलैरिटीज जो है ना अब इसको हाईलाइट कर लेते हैं बिटवीन हेंडरसन अर्ली लैंडस्केप एंड दोज ऑफ नोटमॉन। तो लैंडस्केप्स एंड हेंडरसन जो था ना वो क्या काम करता था वो हमने पढ़ा था जैसे टेक्स्ट में कि वो एक फोटोग्राफर था। तो देयर वर मैनी सिमिलरिटीज बिटवीन हेंडरसन अर्ली लैंडस्केप्स। तो लैंडस्केप तस्वीरें शायद वो बनाता था, और एंड दोज ऑफ नोटमान, तो नोटमान भी जो है ना वो भी एक फोटोग्राफर ही था। और अभी जो है ना ये कह रहे हैं कि स्टेटमेंट ये कह रही है बेसिकली कि नोटमान और जो हेंडरसन का जो अर्ली लैंडस्केप की जो पिक्चर्स थी ना उनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज थी। तो अगर इस तरह का अगर आपको टेक्स्ट में मिल गया है तो हम ट्रू लगाएंगे। इसकी
कोई बात ना, इस तरह की बात ना मिली, नॉट गिवन लगाएंगे। अगर इसके अपोजिट मिल गई तो फिर हम फॉल्स लगाएंगे। तो द स्टूडियो दैट हेंडरसन ओपनड इन 1866 वाज क्लोज टू हिज होम, ठीक है। उसने स्टूडियो ओपन किया, स्टूडियो सॉरी, द स्टूडियो इन ओपन ओपन जो है ना, ये डेट जो है ना इसके थ्रू आपको स्कैनिंग में मिलेगी, क्लोज टू हिज होम, ठीक है। अब ये कहते हैं कि 1866 में जो उसने स्टूडियो ओपन किया वो उसके घर के करीब था। तो उसके बाद हमारी क्या है, अगली स्टेटमेंट पे जाते हैं। हेंडरसन गिव अप पोर्ट्रेट पोर्ट्रेचर, ठीक है। जो पोर्ट्रेट इमेजेस थी ना उसको उसने गिव अप कर दिया, सो दैट ही कुड फोकस ऑन टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ सीनरी। तो उसने गिव अप कर दिया क्योंकि वो फोटोग्राफ्स ऑफ सीनरी जो है ना वो लेना चाह रहा था, मतलब उस पर ज्यादा फोकस करना चाह रहा था। तो उसके बाद क्या है कि हेंडरसन बिगन वर्क, इसका एज अ होल मीनिंग जो है ना वो भी आपने माइंड में रखना है। एक स्टेटमेंट को ना एक बार पढ़ने के बाद ना उसके हाईलाइट कर लें वर्ड्स को, उसके बाद दोबारा उसको मीनिंग अपने माइंड में रख लें कि उसने जो है ना पोर्ट्रेट को गिव अप कर दिया बिकॉज वो जो सीनरी वाली फोटोग्राफ्स हैं उस पर ज्यादा फोकस करना चाहता था। व्हेन हेंडरसन बिगन वर्क फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल रेलवे द मॉन्ट्रियल टू हैफिक्स हैलिफैक्स हैलिफैक्स लाइन हैड बीन फिनिश्ड, ठीक। तो जब उसने इंटरकॉन्टिनेंटल रेलवे के लिए काम स्टार्ट किया, बिगिन वर्क, ठीक है। तो जब उसने काम स्टार्ट किया तो वो जो हैलिफैक्स लाइन है वो फिनिश हो चुकी थी। अब स्टेटमेंट ये कह रही है कि ये जो लाइन है ना, मतलब कोई रेलवे लाइन होगी, हैलिफैक्स रेलवे लाइन है, ठीक है, या वो जो है फिनिश हो चुकी थी। अब स्टेटमेंट ये बात कह रही है, लेकिन अगर टेक्स्ट में कोई ऐसी बात हो कि वो काम अभी जो है कंप्लीट नहीं हुआ, या काम अभी मतलब शुरू ही नहीं हुआ, या उस काम के बारे में कोई बात ही ना हो, तो फिर आपने नॉट गिवन लगाना है। अगर वो बता दें कि ये जो हैलिफैक्स लाइन थी ना, रेलवे लाइन है या जो भी है, वो अगर फिनिश उसका काम हो चुका है फिर आपने ट्रू लगाना है। अगर उसका काम अभी अधूरा है ना फिर आपने फॉल्स लगा देना है। अगर कोई बात नहीं है तो आपने फिर नॉट गिवन लगा देना है। तो हेंडरसन लास्ट वर्क एज अ फोटोग्राफर वाज विद द सीपीआर, ठीक है, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, हमने जो पढ़ा था। तो इसका जो लास्ट वर्क था ना, ये स्टेटमेंट कह रही है कि जो हेंडरसन का लास्ट फोटोग्राफर जो उसका मतलब लास्ट वर्क था बीइंग अ फोटोग्राफर, वो सीपीआर के साथ था। तो इसको हम अब शुरू से जो है मैच करते हैं। आप हेडरसन रेयरली विजिट द एरिया अराउंड प्रेस्टेड व्हेन ही वाज यंगर। तो आपने क्या ढूंढना है अब टेक्स्ट में, उसके विजिट के बारे में देखना है, प्रेस्टेड को देखना है, और जब यंगर का जो वर्ड है ना उसका यंगर के भी जो है ना सिनोनिम्स होंगे, ठीक है। व्हेन ही वाज अ चाइल्ड और व्हेन ही वाज बिलो सर्टेन एज, मतलब बिलो 10, ये इस तरह का कुछ होगा, या एज लिमिट होगी, ठीक है। इसके थ्रू आपको जो है ना स्कैन करना इजी हो जाएगा। अब इसको हम स्कैन करते हैं। प्रेस स्टेट मुझे मिल गया, ठीक है। तो प्रेस कासल स्टे के बारे में बात है, इसको हम चाइल्डहुड, ठीक है, चाइल्डहुड भी मिल गया। अब इतना आपको मिल गया ना, तो अब आपने ना कोशिश करनी है इसको पढ़ना है। अब ज्यादा, अब इस पे ज्यादा और टाइम नहीं लगाना स्कैनिंग पे, तो अब इसको हम पढ़ लेते हैं। बिसाइड्स इट्स रेजिडेंस इन एडिनबर्ग, इट ओन प्रेस्टेड 650 acres of farmland about 35 miles south east of the city. The family often stayed, ठीक है, family often stayed at Press Castle, the largest mansion of the northern edge of the property, and Alexander spent much of his childhood in the area, ठीक है, playing on the beach near Eyemouth or finishing in the stream nearby। तो ये आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया है। स्टेटमेंट का अब क्या मतलब है, अब आपने मतलब इसका निकालना है। मतलब ये है कि जो फैमिली थी ना उन्होंने प्रेस स्टेट में स्टे किया, और ऑफन स्टेट एट प्रेस स्टेट। तो फैमिली जो है ना वो ज्यादा अरसा प्रेस स्टेट में रही है। और अलेक्जेंडर जो था, वो अलेक्जेंडर हेंडरसन जो था, उसने भी स्पेंड मच ऑफ हिज चाइल्डहुड, उसने अपना जो ज्यादातर बचपन था ना इसी एरिया में गुजार दिया, प्लेइंग ऑन द बीच एंड फिशिंग इन द स्ट्रीम नियर बाय।
तो अब ये स्टेटमेंट कह रही है कि जो फैमिली थी ना उन्होंने प्रेस स्टेट में ज़्यादा अरसा गुजारा, और अलेक्जेंडर तो जो था उसने भी अपना बचपन इसी एरिया में गुजार दिया। अब स्टेटमेंट क्या कह रही है कि हेंडरसन रियली विजिट द एरिया अराउंड प्रेस स्टेट व्हेन ही वाज यंगर। तो अब इसका क्या आंसर होगा? हाँ, फॉल्स होगा। फॉल्स इस वजह से है कि स्टेटमेंट का एक मतलब है, स्टेटमेंट कह रही है कि वो उन्होंने ज्यादा अरसा काम किया, और जो ये जो स्टेटमेंट है वो कह रही है कि नहीं भाई उन्होंने रेयरली विजिट किया। तो इसका फिर मतलब हमारे पास फॉल्स हो गया। अब नॉट गिवन वाली तो बात है ही नहीं, क्योंकि उसमें तो सारी क्लियरली बात की गई है, और इसके अपोजिट बात है। तो इस स्टेटमेंट के अपोजिट बात जो है ना टेक्स्ट में लिखी हुई है, तब तब हमने फॉल्स लगा दिया। तो आगे मूव करते हैं। हेडरसन परस्यूड अ बिजनेस कैरियर व्हेन ही वाज यंगर बिकॉज इट इज व्हाट हिज फैमिली वांटेड। उसने बिजनेस कैरियर किया, और फैमिली बिजनेस कैरियर इसके थ्रू आप स्कैन करें। आप आगे इसके आगे ही होगा। बिकम ठीक है। बिकम एन अकाउंटेंट। ठीक है, बिजनेस कैरियर भी आ गया। पहले आपने स्कैन करना है और हाईलाइट करना है, उसके बाद ना उसको पढ़ना है। इस फैमिली भी आ गया। ठीक है, हमने स्कैन वाला काम कर लिया। although he never liked the prospect of a business career, he stayed with it to please his family। तो स्टेटमेंट क्या कह रही है कि उसने बिजनेस कैरियर को परस्यू किया बिकॉज इट इज हिज फैमिली वांटेड। ठीक है, तो इसमें भी यही बात है कि उसने जो है ये बिजनेस को, कैरियर को वो पसंद नहीं करता था, लेकिन ही स्टेड विद इट। ठीक है, वो उसके साथ ठहरा रहा टू प्लीज हिज फैमिली। तो स्टेटमेंट जो आपका टेक्स्ट है वो जो है ना उसका मीनिंग और स्टेटमेंट का मीनिंग मैच कर रहा है, तो हमने जो है ट्रू लगा दिया। उसके बाद हम आगे मूव कर गए। हेंडरसन एंड नोटमैन वर सरप्राइज बाय द रिजल्ट्स ऑफ देयर 1865 एक्सपेरिमेंट। तो अब आपको कैसे स्कैन करना है? हेंडरसन एंड नोटमैन दोनों का नाम एक साथ आएगा। 1865 एक्सपेरिमेंट को आपने देखना है, और उसका मतलब सरप्राइज सरप्राइज वगैरह तो शायद नाम भी मिले, लेकिन इन दोनों के थ्रू जो है ना आप स्कैन इजीली कर सकते हैं। तो 1865 आप इधर से देख लें, ये इधर मिल गया मुझे। अ, ठीक है, द टू मैन। ठीक है, इसमें ना दोनों का नाम एक साथ आ गया। उन्होंने क्या लिख दिया, इसका सिनोनिम लिख दिया, द टू मैन। ठीक है, तो द टू मैन मेड अ फोटोग्राफिक एक्सकर्जन टू नाइजेरिया, Niagara Falls in 1880, and they cooperated on experiment with the magnesium flare as a source of artificial light in 1865। तो ये 1865 एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ ना कुछ बात है। ठीक है, दे बिलोंग टू द सेम सोसाइटीज एंड वर अमंग द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द आर्ट कोजन ऑफ द मॉन्ट्रियल। हेंडरसन एक्टेड एज द चेयरमैन फर्स्ट मीटिंग विच वाज हेल्ड इन। ठीक है, तो इसमें इसमें जो है ना एक्सपेरिमेंट के बारे में तो मतलब बताया गया है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया। मैग्नीशियम फ्लेयर के साथ जो है ना उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उसमें जो है ना कुछ ऐसे नहीं बताया गया कि दो वर्ड सरप्राइज बाय द रिजल्ट ऑफ देयर 1865 एक्सपेरिमेंट। तो जो उनका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था ना उसके बारे में कोई बात नहीं की गई, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट के बारे में। और उसके वो देख के वो सरप्राइज हुए या खुश हुए, या इसके बारे में भी कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे वाली दो तीन लाइनों में भी कोई बात नहीं है इसके बारे में। तो फिर हम इसका क्या लगा सकते हैं? हाँ, नॉट गिवन, क्योंकि इसमें कोई बात ही नहीं है। जो स्टेटमेंट वाली बात है वो टेक्स्ट में, इसके बारे में कोई बात नहीं मिली हमें। देयर वर मैनी सिमिलरिटीज, ठीक है, बिटवीन हेंडरसन अर्ली लैंडस्केप्स एंड दोज ऑफ नोटमन। तो इतने तक हमने देख लिया, और इससे अब आगे देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ देयर फ्रेंडशिप द स्टाइल ऑफ फोटोग्राफर वर क्वाइट डिफरेंट। इसको हम देख लेते हैं। वाइल नोटमोन्स लैंडस्केप वर noted for their bold realism, Henderson for the first 20 years of his career uh, produced romantic images showing the strong influence of the British landscape tradition। तो इनमें ना इसका मीनिंग है। ठीक है, ये लोग कह रहे हैं कि स्टेटमेंट कह रही है बेसिकली कि सिमिलैरिटीज थी, मतलब हेंडरसन के जो काम था उसके उसमें और नोटमैन के काम में। लेकिन ये क्या क्या टेक्स्ट क्या कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ देयर फ्रेंडशिप देयर स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी वर क्वाइट डिफरेंट। तो अब उसमें कैसे डिफरेंट था इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। वाइल नोटमैन्स लैंडस्केप आर नोटेड फॉर देयर बोल्ड रियलिज्म। नोटमैन को जो काम था ना वो बोल्ड रियलिज्म मतलब उसके बारे में था, और
Henderson for the early 20 years of career produce romantic images. तो हेंडरसन जो था वो रोमांटिक इमेजेस उसकी फोटोग्राफी करता रहा, और जो नोटमैन था वो जो है ना बोल्ड रियलिज्म पे जो है ना काम करता रहा। तो अब इसमें क्या है, ये टैक्स फॉल्स है। फॉल्स इस वजह से कि जो टैक्स है ना वो इसके स्टेटमेंट के अपोजिट बात कर रहा है, तो हमने फॉल्स लगा दिया। The studio that Henderson opened in 1866 was close to his home. तो 1866 को हमने देख लिया, ये हमें मिल गया। He gave up his career to open a photographic studio, advertising himself as a portrait and landscape photographer. From about 1870, he dropped portrait to specialize in landscape photography and other view. तो स्टूडियो के बारे में बात की गई, ओपन हुआ, उसके बाद जो है ना ही गेव अ पोर्ट्रेट सो दैट ही कुड फोकस ऑन टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ सीनरी। अब जो है ना अगले के बारे में बात आ गई है, ठीक है, अगली स्टेटमेंट के बारे में बात आ गई है। और हेंडरसन द द स्टूडियो दैट हेंडरसन ओपन वाज क्लोज टू हिज होम, ठीक है। इन इस टेक्स्ट में इसके बारे में बात है कि जो स्टूडियो उसने ओपन किया था वो उसके घर के करीब था। हाँ, इसके बारे में कोई बात नहीं है ना कि इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि उसने जो है स्टूडियो ओपन किया था और अपने आप को जो है एडवर्टाइज किया एज अ पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप फोटोग्राफर। तो उसने अपने आप को एडवर्टाइज किया, लेकिन स्टूडियो के बारे में बात नहीं की गई। तो उसके बाद क्या है कि हेंडरसन गेव अप पोर्ट्रेट सो दैट ही कुड फोकस ऑन टेकिंग फोटोग्राफी ऑफ सीनरी। तो इसमें क्या है कि 1870 ड्रॉप पोर्ट्रेट, उसने गेव अप कर दिया, मतलब क्या कर दिया, ड्रॉप पोर्ट्रेचर। पोर्ट्रेचर जो है ना को जो है उसने पोर्ट्रेट इमेजेस जो बनाते हैं उसको उसने ड्रॉप कर दिया टू स्पेशलाइज इन लैंडस्केप फोटोग्राफी एंड अदर व्यूज। He could focus on taking photography of scenery, other views. His numerous photography of city life revealed in street scenes, houses, and markets as alive with human activity. And although his favorite subject was landscape, he usually composed his scenes around human परसुएट एज फॉर्मिंग द लैंड, कटिंग आइस ऑन। अच्छा, ये जो है ना जितने आगे बात की गई है ना वो सीनरी को जो है ना, मतलब जैसे सीन्स होते हैं ना सीनरी में, उसको एक्सप्लेनेशन दी गई है कि मतलब लोग काम कर रहे हैं खेतों में, उसकी जो है उसने इमेजेस बना ली। कटिंग आइस ऑन अ रिवर, ठीक है। तो जो नेचुरल सीन्स है ना उनकी वो तस्वीरें बनाना शुरू हो गया। अब इसमें सीनरी का एग्जैक्ट वर्ड नहीं दिया गया, ठीक है। ये बताया गया है कि हेंडरसन गेव अप पोर्ट्रेचर सो दैट ही कुड फोकस ऑन टेकिंग फोटोग्राफी ऑफ सीनरी। तो हम इसको देखते हैं आगे। तो मैं ये बात कर रहा था कि इसमें ना ही गेव अप पोर्ट्रेचर, वो इन्होंने ऐसे ही लिख दिया कि ही ड्रॉप पोर्ट्रेचर टू स्पेशलाइज इन लैंडस्केप फोटोग्राफी एंड अदर व्यूज, ठीक है। फोकस ऑन टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ सीनरी। अब ये जो बात है ना टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ सीनरी, इसकी जो है ना एक्सप्लेनेशन ये दी गई है, ठीक है। ये सारी मतलब जो बातें की गई हैं ना वो एक नेचुरल सीन्स के बारे में बातें की गई हैं। तो इसका आंसर फिर हम क्या लगाएंगे?
सॉरी, माइक ऑफ था। तो मैं ये कह रहा था कि अब आवाज़ आ रही है ना? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ही गेव अप पोर्ट्रेचर, तो इसमें ये तो क्लियरली क्लियरली लिखा हुआ है कि ही ड्रॉप पोर्ट्रेचर टू स्पेशलाइज इन लैंडस्केप एंड अदर व्यू, ठीक है। लेकिन अब जो है ना, आपको अगर समझ नहीं आ रही कि वो तो लैंडस्केप और अदर व्यू पे जो है वो फोकस करना चाह रहा था, लेकिन ही कुड फोकस ऑन टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ सीनरी। तो फोटोग्राफ ऑफ सीनरी जो है ना, उसके बारे में ना ये सारी एक्सप्लेनेशन जो है ना आगे वो दी गई है। हिज न्यूमरस photographs of city life revealed in street scenes, houses, markets are alive with the human activity. Although his favorite subject was landscape, he usually composed his scenes around such human pursuit as forming the land, cutting ice on a river, and sailing down on a wooden stream. तो ये जो सारे बातें हैं ना, ये मतलब कि जो हम नेचुरल सीनरीज इमेजेस में देखते हैं ना, वो उसी तरह की ही होती हैं कि कोई नेचुरल सीन्स जो होते हैं ना, वो उस पे जो है उसमें उन पिक्चर्स में वही होता है ना। और वो जो हेंडरसन था वो भी इन्हीं चीज़ों पे काम कर रहा था कि नेचुरल एक्टिविटीज जो होती है ना उन पे काम कर रहा था। अब तो मतलब मैं ये कह रहा था कि फोटोग्राफ ऑफ सीनरी जो है ना, उनको उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। एग्जैक्ट वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन एक्सप्लेन कर दिया कि वो जो है इस पे फोकस करना चाह रहा था। तो अब इसको अब मैं क्या लगाऊं? ट्रू लगाऊं, फॉल्स लगाऊं, नॉट गिवन लगाऊं? हाँ, इसका ट्रू लगाऊंगा। हाँ, तो ए ड्रॉप, ठीक है। तो when Henderson began war for the inter-colonial railway Montreal to Halifax line, ठीक है। अब ये जो है कोई एक लाइन थी, रेलवे लाइन होगी या कुछ और लाइन होगी, हैड बीन फिनिश, ठीक है। जब इस बंदे ने हेंडरसन ने इस रेलवे इंटर कॉलोनियल रेलवे के लिए काम शुरू किया, तो ये जो स्टेटमेंट कह रही है ना कि मॉन्ट्रियल टू हैलिफैक्स लाइन जो थी ना वो फिनिश हो चुकी थी। तो हमने इंटर कॉलोनियल रेलवे देखना है और मॉन्ट्रियल टू हैलिफैक्स लाइन जो है ना, सॉरी, उसको देखना है। तो इसको अब स्कैन करना है, ठीक है। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ ना, अभी इसको मैं खुद स्कैन कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे इंटर कॉलोनियल रेलवे मिल गया। तो अच्छा, मॉन्ट्रियल टू हेलिफिक्स लाइन पहले हमने स्कैन करना है, पहले पढ़ना स्टार्ट नहीं कर देना, पहले स्कैन कर लेना है ताकि आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाए कि कहाँ कहाँ से पढ़ना है मैंने। अब ये जो है ना मॉन्ट्रियल टू हेलिफिक्स लाइन जो है ना वो ठीक है। अब इसको हमने इधर से पढ़ना, इसको इधर से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें इंफॉर्मेशन शायद मिल जाए। दिस अंडरटेकिंग द सेम ईयर वाइल इन द लो लोअर एसटी लॉरेंस रीजन, ही took some photographs of the construction of the intercolonial railway. I began work for the intercolonial railway. तो उसने मतलब काम ऊपर जो ऊपर बताया गया, क्योंकि उसने काम जो है ना इनके लिए स्टार्ट कर दिया था। और उसने जो इंटरकॉलोनियल रेलवे की तस्वीरें ली। दिस अंडरटेकिंग लेड इन 1875 टू अ commission from the railway to record the principal structure along the almost completed line, ठीक है, almost complete line connecting Montreal to Halifax। तो कमीशन फ्रॉम द अदर रेलवे फॉलोड। इसमें क्या बात है स्टेटमेंट में कि जब उसने काम शुरू किया इंटर कॉलोनियल रेलवे के लिए, मॉन्ट्रियल टू हैलिफैक्स लाइन जो थी वो हैड बीन फिनिश, वो फिनिश हो चुकी थी। लेकिन इस स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं कि जो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड लाइन थी, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीटेड लाइन थी कि वो अभी काम जो था ना वो फिनिश नहीं हुआ था। तो इसका फिर हम क्या लगाएंगे आंसर? फॉल्स लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो स्टेटमेंट में बात है ना उसके अपोजिट बात जो है टेक्स्ट में की गई है। तो फैक्ट्स है ना बेसिकली ये आपके पास मतलब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, वो कोई ऑथर का ओपिनियन तो नहीं है। ऑथर ने तो फैक्ट बता दिया कि भाई जब काम इसने शुरू किया था तो उस टाइम जो है ये काम इस रेलवे का काम जो था अभी अधूरा था। तो ये हम इसमें ना ट्रू फॉल्स में फैक्ट्स ही ढूंढ रहे हैं, ऑथर का ओपिनियन वगैरह नहीं देख रहे। तो हेंडरसन, नहीं नहीं, हैड बीन फिनिश्ड का मतलब क्या होता है? ये पास्ट
पास्ट परफेक्ट है ना, कि काम जो है वो माजी में मतलब कि कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या है, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड लाइन, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड का क्या मतलब होता है कि अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ ना। ऑलमोस्ट कंप्लीटेड का आपको क्या मतलब, इधर कंप्लीटेड होना चाहिए था ना कि द वर्क ऑफ लाइक मॉन्ट्रियल टू हैलिफैक्स कनेक्टिंग लाइन हैड बीन फिनिश्ड, और इस तरह वो लिख सकते थे कंप्लीटेड, वो काम जो है कंप्लीट हो चुका था, या इस तरह कुछ लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने लिखा ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट मतलब है कि वो नहीं कंप्लीट हुआ। अब इसको बेशक गौर कर लें, हम उतने तक आगे पढ़ लेते हैं। तो हेंडरसन लास्ट वर्क एज अ फोटोग्राफर वाज विद द सीपीआर। तो अब इसमें क्या है कि हेंडरसन का जो आखिरी काम था ना वो सीपीआर के साथ था। तो इसको हम देखते हैं। अब अपन क्या देखना है, स्कैन करना है, किससे करना है, लास्ट वर्क को क्या हो सकता है, फाइनल फाइनल जॉब हो सकती है, या ऐसे ही उसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं लास्ट वर्क, फाइनल जॉब हो सकती है, या और इस तरह का मतलब सिनोनिम सोच लें आपने, उसके अकॉर्डिंग जो है ना आपको मिल जाएगा। तो फुल टाइम पोजीशन विद सीपीआर, ठीक है, उसने काम स्टार्ट किया सीपीआर के साथ। अब ये देखना है कि लास्ट वर्क था या नहीं था, अब ये हमने देखना है। फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में उसने काम शुरू किया। ठीक है, व्हेन ही रिटायर्ड कम्प्लीटली फ्रॉम द फोटोग्राफी। तो इसको आगे भी देख लेते हैं। ठीक है, आगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें 1977 तक ना उसने जो है ना सीपीआर के साथ काम किया, व्हेन ही रिटायर्ड कम्प्लीटली फ्रॉम द फोटोग्राफी। तो जो सीपीआर में वो उसने क्या काम किया था, एज अ फोटोग्राफर ही काम किया था। तो द दैट समर ही मेड इज सेकंड ट्रिप वेस्ट, photographing extensively along the railway line as from the Victoria. He continued in this post until 1977, sorry 1897, when he retired completely from the photography. तो फोटोग्राफी कैरियर में ना इसका जो आखिरी काम था ना वो सीपीआर के साथ ही था, क्योंकि उसके बाद जो है ना वो एज अ फोटोग्राफर जो है वो रिटायर हो गया था। तो उसने काफ़ी कंपनीज ऊपर चेंज किए थे, मतलब इंटर कॉलोनियल रेलवे के साथ भी काम किया, सीपीआर के साथ भी काम किया, एक दो और कंपनियां थी उसके साथ भी काम किया, अपना पर्सनल स्टूडियो भी बनाया। लेकिन 1897 में जाके ना वो उसने बिल्कुल उसके बाद जो है उसने रिटायर हो गया, व्हेन ही रिटायर्ड कम्प्लीटली फ्रॉम द फोटोग्राफी। तो रिटायर कम्प्लीटली इन्होंने जो है ना यूज़ किया है इसके लिए, लास्ट वर्क के लिए। तो एंडरसन लास्ट वर्क एज अ फोटोग्राफी विद द सीपीआर। तो सीपीआर के साथ उसने 1892 में ज्वाइन किया था और 1897 में रिटायर हो गया। तो इसका क्या लगाएं, ट्रू लगाएं, फॉल्स लगाएं, नॉट केवल लगाएं। ट्रू आ गया, ठीक है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, बाकी इस पैराग्राफ में भी ट्रू फॉल्स हैं। अभी टाइम काफ़ी हो गया है, लेकिन मैं सोच रहा था हम तीन कर लेंगे, तीन टाइप, लेकिन उसके लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आप लोग क्या कहते हैं कि हम आगे भी कंटिन्यू करें, मतलब मैचिंग हेडिंग को कंटिन्यू करें, या एंड कर दें, बस इतना ही बहुत है आज के लिए। अ, क्या चीज़? आंसर तो, ओके ओके, चले आंसर चेक कर लेते हैं इसके। ये तो आंसर सही आ गए, ठीक है। तो हम इसके जो आगे वाले ट्रू फॉल्स हैं ना इस पैराग्राफ के, वो भी देख लेते हैं। लेकिन इसको भी चले देख लें, लेकिन ये जो इस तरह का होता है ना, जिसमें आपके पास मैचिंग हेडिंग आएंगे और बाकी बहुत सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो उसमें आपको पहले, अब इस अगर इस तरह का ये पैराग्राफ आप कर रहे होंगे, आप इसमें पहले क्या करेंगे? इसमें ना आपको ना मैचिंग हेडिंग पहले करने हैं। मैचिंग आपने कोशिश करनी है, ये जो दो पैराग्राफ है ना इस पे आपका कम से कम टाइम लगे, मतलब 30 या 35 मिनट के अंदर जो है ना आप ये दो पैसेजेस कर लें, ठीक है। और उसके बाद आपने ज़्यादा टाइम जो है इसको देना है। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ना आपको ये पहले करने होंगे, पहले इस वजह से करने होंगे कि ये जब आप कर लेंगे ना तो आपको ऑलमोस्ट
पूरे पैसेज की अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। उसके बाद आपके लिए ये फिल करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, और आपको ये फिल करने में भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इनको पहले करेंगे, इनको भी करेंगे, फिर आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इनमें ना हमने स्कैनिंग करनी है ना। अब स्कैनिंग करने में भी काफ़ी टाइम लगता है, ऐसे तो नहीं समझ आ जाती स्कैन होता। तो इस वजह से पहले हम इसको करेंगे, इसको पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे, इसको ना एज अ मतलब पूरा वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ना होता, इसका एज अ मतलब थोड़ा मीनिंग देखना होता है, ठीक है। ओवरऑल पैराग्राफ क्या बात हो रही है, उसके बाद जो है ना हम हेडिंग्स लगा लेते हैं। तो क्या कहते हैं, अब इसको कर लें अभी मैचिंग हेडिंग को, या बस कर दें?